तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एम्परर पेंग बिंग बिंग और जिनसाओ को कैद कर लेते हैं। यह सब देखकर जेंगसियान काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह एम्परर पेंग के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगते हुए बोलने लगता है, बड़े भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि मुझसे यहाँ पर गलती हो गई है, पर अगर आप इस जगह पर मुझे जान से मार देते हो तो इससे फादर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। तो प्लीज फादर के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए। तभी अचानक से उनके फादर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अब अपने फादर को अपने सामने देखकर जेंगसियान काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उसके फादर बोलते हैं, जेंगसियान मुझे यहाँ पर ठीक देखकर तुम खुश नहीं लग रहे हो। अब यह सुनते ही जेंगसियान उनके पैरों में गिरते हुए बोलता है, नहीं फादर ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस आपकी इंजरी को लेकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान था और अचानक से यहाँ पर आपको ठीक देखकर मैं बस थोड़ा सा हैरान हूँ और कुछ भी नहीं। तभी लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, जेंगसियान अब तुम्हें यहाँ पर झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम अब यहाँ पर सच बता सकते हो। तुमने ही ओल्ड एम्परर के साथ मिलकर अपने फादर के ऊपर अटैक किया था और तुम्हारा यह प्लान था कि तुम अपने फादर की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके अपने बड़े भाई से एम्परर की पोजीशन को छीन लोगे, पर तुम्हारा यह प्लान अब यहाँ पर फेल हो चुका है। यह सुनते ही जेंगसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम यह क्या बकवास कर रहे हो। तभी लिनफेंग बोलता है, मैंने पहले ही तुम्हारी सभी मेमोरीज को देख ली है और अब वह जेंगसियान की मेमोरी को वहां पर सभी लोगों के सामने प्ले करता है, जिसमें जेंगसियान ओल्ड एम्परर के साथ मिलकर यह सब कुछ प्लान कर रहा होता है। अब यह देखते ही एम्परर पेंग गुस्से में उसे एक लात मारकर दूर फेंक देते हैं और अब वह उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी वाइफ उन्हें रोक देती है। अब जेंगसियान अपने फादर के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगते हुए बोलने लगता है, फादर मुझसे गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब यह देखकर ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह जेंगसियान से अपना मुंह फेरते हुए एम्परर पेंग से बोलते हैं, जेंगफी जेंगसियान एक गद्दार है और गद्दारों को यहाँ पर जो सजा दी जाती है मैं चाहता हूँ कि जेंगसियान को भी वही सजा मिले, तो इसे मेरे आंखों से दूर ले जाओ, मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अब यह सुनते ही एम्परर पेंग अपने एक ही पंच में जेंगसियान को वहां पर जान से मार देते हैं और अब जल्दी से एक ईगल सोल्जर जेंगसियान की बॉडी को उठाकर वहां से ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग पेंग फैमिली के हॉल में बैठे हुए होते हैं। तभी ग्रैंडफादर लिनफेंग को वहां पर थैंक्स करते हैं, क्योंकि लिनफेंग की ही वजह से जेंगसियान का पर्दा उस जगह पर फांस हुआ होता है। साथ ही साथ लिनफेंग ने गोल्डन पेंग और आइस पेंग के मेंबर्स के साथ फाइट करने में उनकी मदद भी की थी। तभी लिनफेंग बोलता है, आपको मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनते ही एम्परर पेंग बोलते हैं, लिनफेंग तुमने सच में हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है, पर अफसोस पेंग सिंह और जिजिंग ने अपने क्लोन्स को इस जगह पर भेजा था। अगर उनकी रियल बॉडी यहाँ पर होती और हम उनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते तो मेरी पेंग फैमिली पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ हो सकती थी, तो वह लोग जल्द ही हमसे बदला लेने के लिए वापस लौटेंगे। तभी साउटियान बोलता है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह लोग हम पर अटैक करने के लिए चाहे कितने भी लोगों को क्यों ना भेज दे, उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, साउटियान तुम और लिनफेंग हमेशा इस जगह पर नहीं रहने वाले हो और यहाँ पर हमारी यह फाइट काफी लंबे समय तक चल सकती है। तभी लिनफेंग बोलता है, ओल्ड एम्परर ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ जिजिंग का क्लोन डिस्ट्रॉय होने से पहले बोल रहा था कि उसके फादर इस जगह पर किसी खतरनाक फॉर्मेशन को रिफाइन कर रहे हैं, जो कंप्लीट होने के बाद वह ट्रू गॉड रैलम के सेकंड लेवल पर पहुंच जाएंगे। यह सुनते ही ग्रैंडफादर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी लिनफेंग बोलता है, इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं, जैसे ही ओल्ड एम्परर ट्रू गॉड रैलम के सेकंड लेवल पर पहुंचेगा वह अपनी पूरी पावर के साथ हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा और उसी दौरान हम उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए बोलता है, मास्टर यह आइडिया सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और तो और मैंने यह सुना है कि ओल्ड एम्परर के पास काफी पावरफुल ट्रेजर्स भी है, तो उसे मारने के बाद हम उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उससे छीन लेंगे। तभी एम्परर पेंग बोलते हैं, पर अगर आइस पेंग और गोल्डन पेंग दोनों ही फैमिलीज ने एक साथ मिलकर हम पर अटैक कर दिया तो हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तभी साउटियान बोलता है, इससे बचने का मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है, क्यों ना आप जिजिंग
और पेंग सिंह के पास एक मैसेज भेजो कि अगर वह दोनों जिन साओ और बिंग बिंग को बचाना चाहते हैं तो वह डिवाइन लिक्विड की बॉटल्स और मैजिकल हर्ब हमारे पास भेजें, जिसके बाद हम बिंग बिंग और जिन साओ को उन्हें वापस लौटा देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर उनके साथ एक पीस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेंगे और अगर फ्यूचर में किसी ने भी उस पीस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश की तो उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब यह आइडिया एम्परर पेंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और अब वह बोलते हैं एंशिएंट टाइम में हमारी पेंग फैमिली के पास एक एंशिएंट फॉरबिडन एरिया हुआ करता था, पर जब हमारी पेंग फैमिली के 3 टुकड़े हुए तो वह एंशिएंट फॉरबिडन एरिया गोल्डन पेंग के मेंबर्स के पास चला गया। तो फिर क्यों ना जिन साओ के बदले हम उनसे वह फॉरबिडन एरिया भी मांग ले। यह सुनते ही ग्रैंडफादर हैरान होते हुए बोलते हैं, कहीं तुम कुंगपेंग फॉरबिडन एरिया के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? वह फॉरबिडन एरिया सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और उस जगह पर ट्रू गॉड रैलम से कम लेवल का कल्टीवेटर सरवाइव कर ही नहीं सकता है। अब यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, मैं उस फॉरबिडन एरिया में जाना चाहता हूँ। तो आखिर हमें उस फॉरबिडन एरिया में जाने का मौका कब तक मिल सकता है? यह सुनते ही एम्परर पेंग खड़े होते हुए बोलते हैं, गोल्डन पेंग फैमिली के मेंबर्स इतनी आसानी से उस फॉरबिडन एरिया को हमारे हवाले नहीं करेंगे, पर अगर हम उनसे एक टाइम लिमिट के लिए वह फॉरबिडन एरिया मांगे तो हमें वह मिल सकता है। तो फिर उस फॉरबिडन एरिया के लिए 30 साल की लिमिट काफ़ी रहेगी। हम 30 सालों के लिए वह फॉरबिडन एरिया उनसे मांग लेंगे और इन 30 सालों में हमारे फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई दूसरी फैमिली का मेंबर उस फॉरबिडन एरिया में नहीं जा सकता है। अब यह आइडिया लिनफेंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पेंग सिंह को एक केव में दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी इंजरी को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, पर अपने ही क्लोन को खुद ही डिस्ट्रॉय करने की वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि साउटियान अपने साथ एक इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को लेकर वापस लौटेगा। तभी उसके पास एम्परर पेंग का मैसेज आता है, जिसे देखते ही वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी एम्परर पेंग उससे बोलते हैं, पेंग सिंह, अगर तुम अपनी बेटी बिंग बिंग को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें उसके बदले हमें यहाँ पर 10 मैजिकल हर्ब, 10 बॉटल डिवाइन लिक्विड और 2000 डिवाइन स्टोन देने होंगे। अब यह सुनते ही पेंग सिंह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, एम्परर पेंग, आप यह सही नहीं कर रहे हो, आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। तभी एम्परर पेंग हंसते हुए बोलते हैं, बेवकूफ़, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर जिजिंग के भरोसे बैठे हो, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मास्टर लिनफेंग ने जिजिंग के क्लोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से जिजिंग अब यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वह अभी खुद घायल बैठा होगा। तो जल्दी इस बारे में सोचो कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। और हाँ, मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पर थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी मास्टर लिनफेंग को लेकर तुम्हारे आइस पेंग फैमिली में आ सकता हूँ। यह सुनते ही पेंग सिंह एम्परर पेंग को सभी मटेरियल्स देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वह उस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि पेंग फैमिली के सामने उसकी आइस पेंग फैमिली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और अब तक वह बस इस जगह पर जिजिंग के भरोसे उछल रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जिजिंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए खुद की इंजरी को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पास भी एम्परर पेंग का मैसेज आता है और अब एम्परर पेंग को देखते ही जिजिंग गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, पेंग जेंगफी, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। जल्द ही मेरे फादर अपनी कल्टीवेशन से वापस लौटेंगे, जिसके बाद वह तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एम्परर पेंग हंसते हुए बोलते हैं, मुझे इसका इंतजार रहेगा। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि अगर तुम जिन साओ को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें उसके बदले 10 मैजिकल फ्रूट, 10 बॉटल डिवाइन लिक्विड और 2000 स्पिरिट स्टोन हमें देना होगा। साथ ही साथ तुम्हारे पास जो कुंगपेंग सीक्रेट रैलम है, आज से लेकर अगले 30 सालों तक वह हमारे कब्जे में रहेगा। यह सुनते ही जिजिंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इस बारे में भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। यह सुनते ही एम्परर पेंग उसे अपनी मेमोरी का एक झलक दिखाते हैं जिसमें साउटियान जिन साओ को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। यह सुनते ही जिजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह उस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था और अब वह एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, यह मैटर अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है और तो और अब बात कुंगपेंग सीक्रेट रैलम पर आ चुकी है। तो यह फैसला मैं यहाँ पर खुद ब खुद नहीं ले सकता हूँ, मुझे अपने फैमिली के एल्डर से इस बारे में बात करना होगा।
यह सुनते ही एम्परर पेंग बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 3 दिन का टाइम देता हूँ, तो जल्दी इस बारे में फैसला करना, और जब तक तुम्हारा फैसला यहाँ पर नहीं हो जाता है तब तक जिनसाओ इसी तरह पिटता रहेगा। यह बोलते हुए एम्परर पेंग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ओल्ड एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए एक ट्रू गॉड लेवल के फॉर्मेशन को वहाँ पर रिफाइन कर रहे होते हैं, और तभी वह ब्रेक थ्रू करके ट्रू गॉड रैलम के सेकंड लेवल पर पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ उस फॉर्मेशन को रिफाइन करने की वजह से उनकी डिवाइन थंडर की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी उस जगह पर जिजिंग आ पहुंचता है और अब वो अपने फादर को कल्टीवेशन से उठा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और सभी चीजों के बारे में उन्हें बताता है। अब यह सब सुनते ही ओल्ड एम्परर बोलते हैं, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर जेंगफी हमसे इस जगह पर कुंगपेंग सीक्रेट रैलम मांगेगा, इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, तो फिर ठीक है, उसे 30 सालों के लिए वह सीक्रेट रैलम दे दो। यह सुनते ही जिजिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी ओल्ड एम्परर बोलते हैं, तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, कुंगपेंग सीक्रेट रैलम कोई मामूली सीक्रेट रैलम नहीं है। ट्रू गॉड रैलम से कम लेवल का कल्टीवेटर उस जगह पर सरवाइव कर ही नहीं सकता है। और तो और अब मैं ट्रू गॉड रैलम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूं, तो मैं उसी जगह पर उन सभी लोगों की समाधि बनाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिजिंग और पेंग सिंह सभी मटेरियल्स लेकर पेंग फैमिली में पहुंचते हैं, और अब साउटियान उनसे वह सभी मटेरियल्स लेते हुए बिंग बिंग और जिनसाओ को आज़ाद कर देता है। वहीं पर यह देखकर बिंग बिंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और अब वह बोलने लगती है, आखिर साउटियान कुछ मटेरियल्स के बदले उसे यहाँ से ऐसे कैसे जाने दे रहा है? क्या साउटियान की नज़र में उससे ज़्यादा उन मटेरियल्स की कीमत है? अब बिंग बिंग को वहाँ पर यह सब कुछ बोलते हुए देखकर जिनसाओ बिंग बिंग से बात करने की कोशिश करता है, पर बिंग बिंग जिनसाओ से अपना मुंह फेर लेती है और अब वह अपने फादर के साथ वहाँ से चली जाती है। अब जिजिंग साउटियान के साथ उस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। वहीं पर साउटियान जिनसाओ से मजे लेते हुए बोलता है, जिनसाओ तुम्हारा जब भी मन करे मेरी पेंग फैमिली में आ जाना, मेरे कैद खाने के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, और तो और उस जगह पर तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी भी की जाएगी। यह सुनकर जिनसाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर तभी जिजिंग उसे अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। और अब जाते हुए जिनसाओ मन ही मन बोलता है, साउटियान तुम बस देखते जाओ, एक न एक दिन मैं तुम्हें अपने कैद खाने में बंद करके इसी तरह टॉर्चर करूँगा। वहीं पर साउटियान अभी भी चिल्लाते हुए जिनसाओ का मजाक उड़ा रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।